कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो विशाल बैल जैसे राक्षस एक पिता और उसके बेटे का तेजी से पीछा कर रहे हैं। एक राक्षस जोर से दहाड़ता है और आसपास सब कुछ तहस नहस हो जाता है। खतरा पास आता देख पिता अपने बेटे से कहता है कि वो भाग जाए। लड़का कुल्हाड़ी उठाकर भागता है जबकि पिता धनुष बाण से एक राक्षस पर वार करता है। दूसरा राक्षस तेजी से हमला करता है तो पिता तलवार निकाल कर उससे भिड़ जाता है और उसके पेट को चीर देता है। लेकिन अकेले आदमी के लिए दो राक्षसों से लड़ना आसान नहीं होता। आखिरकार अंधा हो चुका राक्षस उसे जोर से पत्थर पर पटक देता है और पिता की मौत हो जाती है। अपने साथी को मरता देख राक्षस गुस्से में तलवार को तोड़ देता है और फिर उसे लड़के की गंध मिलती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी लड़का सही मौका देखकर एक चट्टान से छलांग लगाता है और कुल्हाड़ी से राक्षस के सिर पर वार करके अपने पिता का बदला ले लेता है। लेकिन इससे उसके पिता की जान वापस नहीं आती। तभी पीछे से घोड़ों की आवाज आती है। सैनिकों का एक दल वहां पहुंचता है। उन्होंने लड़ाई के निशान देखे होते हैं और मदद के लिए आए होते हैं। उनके साथ इस इलाके का नेता भी होता है। वही लड़का आगे चलकर मशहूर योद्धा बियोवुल्फ बनता है। समय बीतता है और वो छोटा लड़का अब एक बहादुर और ताकतवर युवक बन चुका होता है। वो अपने पुराने सरदार लीडर के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक आम आदमी की लाश मिलती है जिसे किसी पहाड़ी दानव ने मार दिया होता है। लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है जबकि एक राक्षस छिपकर उन्हें देख रहा होता है। आखिरकार वो लोग लू हॉल नाम की जगह पहुंचते हैं। वहां के लोग उसे पसंद नहीं करते, खासकर उसे देखकर नफरत करते हैं। उसके आने की खबर सरदार के बेटे शिलिन को दी जाती है। शिलिन उसे सम्मान देने के बजाय उस पर हमला कर देता है। लेकिन बेओवुल्फ बहुत ताकतवर होता है और आसानी से सबको हरा देता है। तभी एक बुजुर्ग आकर लड़ाई रोकता है। पता चलता है कि पुराने सरदार ने ही बेओवुल्फ को बचपन में पाला था। बचपन से ही उसकी ताकत देखकर शिलिन उससे जलता था और डरता था कि कहीं उसका राज न छिन जाए। इसलिए उसने अपनी माँ के साथ मिलकर उसे पहले ही भगा दिया था। तभी सरदार की पत्नी लिडा बाहर आती है। वो बेओवुल्फ को सरदार का शव देखने नहीं देती, सिर्फ उसे खाने पर रुकने की इजाजत देती है। इसी दौरान लिडा का भाई भी आता है और पता चलता है कि नया सरदार शिलिन नहीं बल्कि उसकी माँ बनने वाली है। इससे शिलिन अंदर ही अंदर और भी जलने लगता है। रात में लू हॉल में दावत होती है लेकिन वहाँ भी बेओवुल्फ को कोई पसंद नहीं करता। माहौल में तनाव साफ महसूस होता है। दावत में एक बूढ़ा आदमी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि इंसानों के आने से पहले इस दुनिया पर ऐसे भयानक बैल जैसे राक्षसों का राज्य था। पूरा इलाका उन्हीं का था। रात गहराती है और अंधेरे में किसी दैत्य की परछाई तेजी से गुजरती है, जैसे इशारा कर रही हो कि आज की रात चैन से नहीं बीतेगी। तभी बेओवुल्फ को जानवरों जैसी आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि एक बंदर जैसा राक्षस चुपके से छत पर चढ़कर मुख्य हॉल में घुस गया है। वह तुरंत तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है। मुख्य प्रबंधक दासगृह का अधिकारी मारा जा चुका होता है। बेओवुल्फ चारों तरफ सतर्क होकर देखता है। तभी वो राक्षस छत के रास्ते भाग जाता है। लेकिन इस पूरे मामले का इल्जाम बेओवुल्फ पर डाल दिया जाता है। शिलिन तो पहले से ही उससे नफरत करता था, इसलिए उसे यही मौका चाहिए था। बेओवुल्फ सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब पुराने सरदार की मौत के बाद वहाँ कोई भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता। बचपन से ही रानी लेडा उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि उस पर झूठे आरोप भी लगाए थे। अब जब उसके पास ताकत आ गई है तो वह आदेश देती है कि बेओवुल्फ को उसी जगह सजा दी जाएगी जहाँ पहले भी सजाएं दी जाती थीं। दूसरी तरफ कहानी एक लड़की लीना की तरफ जाती है जो बचपन से बेओवुल्फ की दोस्त रही है। उस दिन सुबह वह अकेले घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वही बंदर राक्षस उसका पीछा कर रहा है। जंगल में अचानक एक विशाल कुत्ते जैसा राक्षस उसके सामने आ जाता है। डर के मारे वह जड़ हो जाती है। तभी उसका घोड़ा खतरा भांप लेता है और उसे गिराकर खुद भाग जाता है। अब लीना बिल्कुल अकेली रह जाती है। तभी कुत्ता राक्षस उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक बंदर राक्षस आकर उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। आखिर में बंदर राक्षस कुत्ते को पकड़कर जोर से पेड़ पर पटक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर लीना डर के मारे हिल भी नहीं पाती। अब बंदर राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उधर बेओवुल्फ को जब ये खबर मिलती है कि लीना को राक्षस उठा ले गया है तो वह बेचैन हो उठता है। तभी उसका दोस्त मौका देखकर एक सिपाही से खंजर छीन लेता है, पहरेदारों को मार गिराता है और बेओवुल्फ को आजाद कर देता है। दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इधर शिलिन जब ये देखता है कि बेओवुल्फ भाग गया है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जब बेओवुल्फ और उसका साथी वहां पहुंचते हैं तो चारों तरफ तबाही फैली होती है। उसी समय शिलिन भी अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। इस बार बेओवुल्फ उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता और खुलकर मुकाबला करता है।
उधर जिसे बंदर जैसे राक्षस ने उठा लिया था, लीना, वो होश में आती है, लेकिन अपने सामने उस खतरनाक राक्षस को देखकर उसे लगता है कि काश वो बेहोश ही रहती। हैरानी की बात ये होती है कि राक्षस उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपना सिर उसके पेट के पास रखकर जैसे कुछ महसूस करता है। इधर बेओवुल्फ और उसका दोस्त जमीन पर बने निशानों का पीछा करते करते एक पुराने विशाल पत्थर के महल तक पहुंचते हैं। वो जगह भले ही टूटी फूटी होती है, लेकिन साफ दिखता है कि कभी वहां एक महान सभ्यता रही होगी। दोनों सावधानी से अंदर जाते हैं और आखिरकार उस बंदर राक्षस को देख लेते हैं। राक्षस भी उन्हें देख लेता है। पहली बार ऐसे खतरनाक जीव को देखकर दोनों थोड़े घबरा जाते हैं। बेओवुल्फ जोर जोर से आवाज लगाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि उसका साथी लीना को लेकर भाग सके। राक्षस गुस्से में उसके दोस्त को जोर से लात मारकर गिरा देता है। उसी दौरान बेओवुल्फ भी उसकी ताकत से बच नहीं पाता और एक झटके में दूर जा गिरता है। जब राक्षस उसे मारने ही वाला होता है, तभी बेओवुल्फ जमीन से तलवार उठाता है और एक ही वार में उसका हाथ काट देता है। दर्द से तड़पता हुआ राक्षस वहां से भाग जाता है। जब बेओवुल्फ उस राक्षस का कटा हुआ हाथ लेकर वापस आता है तो लीडा के पास कुछ कहने को नहीं बचता। अपनी गलती मानते हुए वो उसे पुराने सरदार के शव को देखने की इजाजत दे देती है। सरदार को देखकर बेओवुल्फ को एक बड़ा राज याद आता है। वो उसी सरदार का असली बेटा था और शिलिन उसका सौतेला भाई। लेकिन ये राज सरदार के साथ ही दफन हो चुका होता है। अब सिर्फ बेओवुल्फ ही इसे जानता है। अगले दिन सब लोग एक मैदान में इकट्ठा होते हैं। पुराने सरदार का अंतिम संस्कार किया जाता है। अपने पिता को जलते हुए देखकर बेओवुल्फ अंदर से टूट जाता है। अब नए सरदार को चुनने का समय आ चुका होता है। अलग अलग इलाकों के नेता वहां आने लगते हैं। एक बड़ा नेता राट ये सुनकर नाराज हो जाता है कि एक महिला को नया सरदार बनाया जा रहा है। वो साफ मना कर देता है और अपने सैनिक को भेजकर संदेश देता है कि वो समय पर नहीं आएगा। इसी बीच लीना जल्दी जल्दी वहां पहुंचती है और एक चौंकाने वाली बात बताती है। मुख्य प्रबंधक की हत्या उस राक्षस ने नहीं की थी, बल्कि किसी इंसान ने की थी। जब वो उसकी लाश को तैयार कर रही थी, तब उसे पता चला कि उसके शरीर पर हथियार के निशान थे, न कि जानवर के हमले के। उधर जंगल में एक आदमी मछली पकड़कर लौट रहा होता है। तभी वो बंदर राक्षस उसे देखता है और खाने के लालच में उसके पास आता है। आदमी उसे देखकर डर तो जाता है, लेकिन खुद को संभालकर उसका पीछा करने लगता है। बंदर जैसा राक्षस इतनी तेजी से भागता है कि पल भर में गायब हो जाता है। इधर बेओवुल्फ को पता चलता है कि मुख्य प्रबंधक की हत्या उस राक्षस ने नहीं की थी, इसलिए वह असली कातिल को ढूंढकर अपने गुरु का बदला लेने का फैसला करता है। जांच करते समय उन्हें जमीन पर एक चिपचिपा काला खून मिलता है। ये बंदर राक्षस का खून होता है, लेकिन उन्होंने उसे घायल होते हुए देखा ही नहीं था। इससे शक होता है कि शायद एक से ज्यादा राक्षस हैं। मगर आगे जो पता चलता है वो इस सोच को बदल देता है। दीवार पर लगा खून धीरे धीरे काले से लाल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी इंसान और राक्षस के मिश्रण यानी रूप बदलने वाले शेप शिफ्टर का खून है। उधर रानी लेडा राट के दूत से बात कर रही होती है। तभी अचानक एक काले कपड़े वाला रहस्यमयी आदमी ऊपर से कूदकर हमला करता है। दूत लेडा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो मारा जाता है। बेओवुल्फ वहां पहुंचता है, लेकिन हमलावर भाग चुका होता है। लेडा बताती है कि हमला करने वाला रूप बदलने वाला था, ऐसा जीव जो इंसानों के बीच छिप सकता है। ये जीव सैकड़ों सालों से गायब थे, फिर अब अचानक कैसे आ गए? अब समस्या ये है कि ये दुश्मन पहचान में नहीं आता, क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकता है। इसलिए उसे ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसे पकड़ना जरूरी है, वरना नए सरदार के चुनाव से पहले बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जांच में उन्हें एक सुराग मिलता है। मारे गए दूत के शरीर से एक खास तरह का लोहे का हथियार मिलता है। उसे देखकर एक लड़की तुरंत पहचान लेती है कि ये खदान में काम करने वाले शाओ हेई का है। जब बेओवुल्फ उससे पूछताछ करने जाता है तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन बेओवुल्फ उसे आसानी से काबू में कर लेता है और सच उगलवा लेता है। शाओ हेई बताता है कि पार्टी के बाद किसी ने उसका हथियार चुरा लिया था। वो ये भी कहता है कि शक लिडा के पास काम करने वाले नौकरों पर किया जा सकता है, लेकिन जब एक नौकर खुद को साबित करने के लिए आग में हाथ डालता है और उसे कुछ नहीं होता, तो ये सुराग भी खत्म हो जाता है। बेओवुल्फ परेशान होकर घूम रहा होता है, तभी उसे एक संदिग्ध परछाई दिखाई देती है। वो तुरंत उसका पीछा करता है और तलवार निकालकर तैयार हो जाता है। अचानक वो काला आदमी उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिराकर गला दबाने लगता है। तब उसका असली चेहरा सामने आता है। वो एक भयानक रूप बदलने वाला होता है। बेओवुल्फ हिम्मत नहीं हारता। वो पलटवार करता है और उसे दबाकर रस्सी में लगे लोहे के कांटे से उसकी कमर में वार करता है। घायल होकर वो भाग निकलता है। बेओवुल्फ उसका पीछा करता है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है।
पास के एक घर में उन्हें एक लाश मिलती है। वो खदान वाला शाओ हेई होता है। गार्ड्स आते हैं और मान लेते हैं कि वही असली कातिल था, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं होती। उधर बेओवुल्फ के साथी को पता चलता है कि उस लाश को आग से डर लगता है, इसका मतलब वो रूप बदलने वाला नहीं हो सकता। तभी शाओ हेई की माँ आकर कहती है कि उसका बेटा चाहे जैसा भी था, लेकिन वो इंसान था, कोई राक्षस नहीं। अब मामला और उलझ जाता है। तभी बेओवुल्फ की नजर गार्ड कप्तान पर पड़ती है। उसकी कमर पर भी वैसा ही घाव होता है जैसा उसने उस रूप बदलने वाले को दिया था। अब शक और गहरा हो जाता है। क्या असली कातिल वही गार्ड कप्तान है? इसका जवाब पार्ट 2 में पता चलेगा।